हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। ठीक है, एक और चीज़ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं तो 80 to 90% सिलेबस भी आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, क्योंकि हर यूनिट से एक क्वेश्चन को लिया गया है एंड मेन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख लोगे तो सिलेबस भी आपका यहीं पे इम्पोर्टेंट कवर किया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, वीडियो के दौरान मैं आपको जो 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। ये 3 क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड ही होते हैं और ये हमारा गिव अवे ऑफर रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पाना चाहते हैं, जिन्हें कुछ भी पे नहीं करना है, वो स्टूडेंट्स इस का लाभ उठा सकते हैं। गिव अवे ऑफर कहता है कि मैं वीडियो के दौरान कहीं पे भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इनका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देगा, उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन क्या रहेगी कि सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स को ये नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आंसर को लिखना है। 3 ही स्टूडेंट्स को ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो स्पीड यहाँ पर बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे या फिर जिन्हें लगता है कि वो नहीं हो पाएंगे सेलेक्ट, उन्हें ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र लेकर आए हैं। वो कहता है कि अगर आप एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 45 रुपीज़ पर नोट्स पे करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप पर नोट्स ओनली 40 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, और जब आप एक कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं 6 to 7 सब्जेक्ट्स का, कि आप इकट्ठे ही सभी सब्जेक्ट्स को करोगे, तो अगर 6 लेना चाहते हो तो 5 का आप पे करोगे 40 रुपीज़ ईच एंड एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 का लेना चाहते हो तो 6 का आप पे करोगे एंड एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये कुछ गिव अवे ऑफर से रिलेटेड डिटेल्स थी। बिना टाइम वेस्ट कर किए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यस, हाँ जी, तो सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, दोबारा मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लोगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। ठीक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, व्हाट आर इट्स डिफरेंट मोटिव्स एंड फीचर्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, हाउ इज ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्स, विच वन अकॉर्डिंग टू यू इज़ बेटर। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक आंसर को ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो। ये आपका होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन के बारे में पता है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ लिख डालो। भाई मान लो कि आपको कॉमर्स एंड ट्रेड का मीनिंग पता है तो कॉमर्स और ट्रेड का मीनिंग लिख दो। ठीक है, वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस को लेकर। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली ये है कि भाई आप जो है इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो आंसर को। ठीक है, मेन बॉडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन बॉडी के अंदर आपने स्ट्रिक्टली क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कोई भी इधर उधर की फालतू बात नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखोगे आप। ठीक है, और ये कम से कम आपका 2 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, ये 1 पेज का, ये 2 पेजेस का। कंक्लूजन के अंदर आप लिखोगे कि आपने पूरे आंसर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये भी कम से कम आपका 1 पेज का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 पेजेस कवर हो जाएंगे। जो अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको इतना पेज कवर करना पड़ेगा। एंड यहाँ से एक अच्छा आपका आंसर का फाउंडेशन भी बनेगा एंड आसानी से आपका टीचर जो है आइडेंटिफाई कर सकता है आपके आंसर को। तो
क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक जो है आप खुद से लिख सकते हो, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो, इंट्रोडक्शन के अंदर और कंक्लूजन के अंदर क्या लिख सकते हो आप यहाँ से पढ़ ले सकते हो। मैं आपको सभी क्वेश्चंस का सिर्फ मेन बॉडी समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो मेन बॉडी से शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन रेगुलरली to produce and supply goods and services with object of earning profit। देखो, बिजनेस हर एक उस एक्टिविटी को कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर आप चीज़ों की लिया देई करते हैं पैसा कमाने के लिए एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन यानी कि कोई चीज़ों को बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उस बनाई हुई चीज़ को एक बांट रहा है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक बंदा जो है वो उसकी लेया देई कर रहा है कस्टमर के साथ। मोटिव्स ऑफ बिजनेस। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। क्यों करते हो आप बिजनेस? पैसा कमाने के लिए करते हो ना, राइट? हाँ जी। Service motives provide quality goods and services to the customers. Social responsibility, protecting consumer interest and environmental। बिजनेस करने से सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो लोगों को, ठीक है। आप एक सोर्स ऑफ इनकम लेके आ रहे हो, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो सबसे पहला आपका काम रहेगा प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये सब कुछ मैटर करता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड बिजनेस साइज, इनोवेशन मोटिव्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स। फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस एक, प्रोड्यूसिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। हाँ जी, तो हम यहाँ पे कॉमर्स से शुरू करेंगे। रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। वो सभी काम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जो लगते हैं उसे हम कॉमर्स कहते हैं। ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड यहाँ पे दो होते हैं। ट्रेड इज़ अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर आप चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो। इनर ट्रेड यानी कि होलसेल बिजनेस, एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो स्कोप, यहाँ पे ट्रेड नैरो स्कोप होता है और कॉमर्स का वाइडर होता है। मीनिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज, एक्टिविटीज़ ओनली एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कवरेज, पार्ट ऑफ कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड, ठीक है। हाँ जी। विच वन इज़ बेटर, कौन सा सही रहता है? देखो, कॉमर्स बेटर रहता है क्योंकि दिस इज़ अ सी, यहाँ से कोई आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं होते, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप जिस चीज़ पे कंफर्टेबल हो वो लो, ठीक है। हाँ जी। विदाउट ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड अलोन कैन नॉट फंक्शन। क्योंकि जो ट्रेड है वो बिना इंश्योरेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन के नहीं हो पाता है। देयरफॉर कॉमर्स प्लेज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? Explain CSR legislature under Companies Act 2013 in brief. Describe corporate social responsibility and explain its features. What are the important components of social responsibility and business? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेन बॉडी से शुरू करेंगे। मीनिंग ऑफ कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी refers to the obligation of businesses to operate ethically and contribute economic development while improving the quality of life of employees, local communities, consumers, society at large. It means that the business should not function only for its profit but for social good. देखो, CSR क्या कहता है? ये जो है एक ऑब्लिगेशन होती है जो हर एक बिज़नेस पर लगाई जाती है, जिसके हिसाब से एक तो आपको एथिकली चलना पड़ेगा, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग आपको अपनी बिज़नेस चलाना पड़ेगा।
और सिर्फ खुद का फ़ायदा ही नहीं, आपको इकोनॉमिक फ़ायदा यानी कि अपने देश का भी फ़ायदा देखना होगा। वहाँ से आप कैसे फ़ायदा देखोगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करना, लोकल कम्युनिटीज़ और कंज्यूमर्स का फ़ायदा करना एंड सोसाइटी एट लार्ज। इट मीन्स दैट बिजनेस शुड नॉट फंक्शन ओनली फॉर प्रॉफिट। इनका कहना है कि बिजनेस सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए नहीं, आपको सोशल गुड के लिए, लोगों के भले के लिए भी करना चाहिए। फीचर ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या फीचर्स होते हैं? वॉलेंटरी एज एज मैंडेटरी। देखो CSR इज़ अ वॉलेंटरी, ये वॉलेंटरी की भी जो है ये आप खुद से भी कर सकते हो, मैंडेटरी भी है कि करना तो चाहिए। बिफोर द सर्टेन एक्ट कंपनीज इट इज़ लीगली मैंडेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। सेकेंड, social welfare orientation focuses on the welfare of social and environment. Ethical business practices encourages honesty, transparency and fairness. Long term perspectives, CSR aims at the sustainable development rather than short term goals. Beyond legal obligation, it goes beyond compliance with laws and regulation. CSR legislation under Companies Act. ये Companies Act क्या कहता है? ये makes CSR compulsory for the certain companies. A company and must comply the CSR. अब ये जो रूल है ये कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि भाई तुम्हें तो ये करना पड़ेगा। वो कौन सी कंपनी है? जिनकी नेटवर्थ है 500 करोड़, 500 या फिर 500 करोड़ से ज़्यादा जिनकी नेटवर्थ है, उनके लिए ये कंपलसरी है कि तुम्हें लोगों का भला भी सोचना पड़ेगा। टर्नओवर ऑफ 100,000 करोड़, 1000 करोड़ का जिनका टर्नओवर है पूरे साल के अंदर, वो इतना कमा लेते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है। नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होता है, उनके लिए कंपलसरी है। सच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ CSR कमेटी ऑफ बोर्ड। उनको बनाना पड़ता है, उनका एक प्रॉपर बोर्ड का मतलब है एक ग्रुप जो ये इंश्योर करता है। स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज़। हाँ जी, डिस्क्लोज CSR एक्टिविटीज़ इन द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को कि क्या क्या किया था, क्या क्या फ़ायदा किया था सोसाइटी के लिए, प्रूफ के साथ दिखाना पड़ता है। CSR एक्टिविटीज़ इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिनेशन, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट एंड अदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कि भाई आप जितनी कैपिटल दे रहे हो उस पर आपको एक फेयर रिटर्न मिलेगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या, कि भाई उनको फेयर वेजेस मिलेंगे, कि भाई अगर 1 घंटे का 600 रुपीज़ होता है तो मेल एंड फीमेल को बराबर मिलेगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करें, फेयर प्राइसेस रखें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, employment generation, social welfare and environmental protection. Responsibility towards government, payment of taxes and compliance with laws. ये कुछ important points हैं जो हर एक कंपनी जो इस एक्ट के CSR एक्ट के अंदर आती है उन्हें ये रूल करने पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लो इन पाँचों को, कुछ मुश्किल नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर, सोसाइटी और गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ जी, so the third question is explain the concept of joint stock company. How is private company different from public company? What is the sole proprietorship? Proprietorship. Explain its advantages and disadvantages. चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुरू करते हैं मेन बॉडी से। कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड टू कैरी on business for profit with a separate legal identity, perpetual succession, limited liability of its member. The capital of the company is divided into shares which can be transferred according to the law.
जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या कहती है, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, यानी कि इंसान अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरी करता है, वॉलंटरी यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना भले के लिए, कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट, की वो अपने फ़ायदे के लिए बिजनेस तो कर सकता है विद अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एक दूसरी लीगल आइडेंटिटी के साथ, यानी कि असलियत में उस पर्सन का नाम तो है कुछ, लेकिन वो बिजनेस के दौरान अपना कोई और नाम रख सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के साथ, परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, अब वो जो कंपनी से फ़ायदा होगा उसे शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा, विच कैन बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेन फीचर्स यानी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, भाई आप एक जो है अपनी प्रॉपर पर्सनल लाइफ को आप जी सकते हो विद सेपरेट लीगल एंटिटी, जबकि ये मुश्किल है, ठीक है। ऑनेस्टली आप चाहे कितना भी नाम चेंज कर लो, अपीयर तो आपको करना पड़ेगा, एंड जब आपकी जो है आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तब आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई फ़ायदा रहता है, बट इट मे बी पॉसिबल फॉर सम पीपल, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ही। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, यहाँ पर आप शेयर होल्डर्स की नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने स्टॉक्स इंस्टेंटली किसी और पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अभी बताया मैंने। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पर कंपनी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। अब उस कंपनी को मैनेज करने वाला एक प्रोफेशनल स्टाफ होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तो आप कर रहे हो, कंपनी तो आपकी है, लेकिन प्रोफेशनल जो है एक स्टाफ है, ये वाला एम्प्लॉयमेंट वाला स्टाफ नहीं, एक अलग स्टाफ जो कंपनी को मैनेज करेगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 लोग चाहिए रहते हैं, पब्लिक के अंदर 7 चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं, पब्लिक की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स आप कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक यू कैन ट्रांसफ़र होल ऑफ द शेयर्स, फ्रीली ट्रांसफरेबल। इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, और पब्लिक कंपनी के अंदर अलाउड है। वर्ड यूज़ ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है और पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड लगाया जाता है। तो जहाँ पर भी आप लिमिटेड देखो तो समझ जाओ कि पब्लिक कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाए तो समझ जाओ प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। हाँ जी, अ पब्लिक कंपनी इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए एक जो है पब्लिक कंपनी को यूज़ किया जाता है, वेयर अ प्राइवेट कंपनी इज़ मोर सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि अभी जैसे गुड़गांव सिटी है, गुड़गांव, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, ये सब कौन कर रहा है, हमारी पब्लिक कंपनी कर रही है। लेकिन जब भी किसी भी हाईवे को जैसे बनाना पड़ता है, ठीक है, हाईवे के लिए, तो वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया जाता है ताकि वो उसको मैनेज भी कर ले, ताकि पब्लिक कंपनी ग्रेटर गुड के लिए काम कर सके, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप is a form of business owned, managed and controlled by a single individual. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ही इंसान पूरे बिजनेस को चला रहा है। द ओनर प्रोवाइड्स कैपिटल, यही तो पैसा लगाएगा, बियर्स और रिस्क, सभी जो रिस्क है वो इसी के रहेंगे, और सभी प्रॉफिट इसी के रहेंगे। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, भाई आपका मन चाहे तो आज कंपनी खड़ी कर दो, आज कोई बिजनेस चला लो, कौन रोक रहा है। फुल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो काम करना है करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। डायरेक्ट इंसेंटिव ड्यूरिंग प्रॉफिट ऑनरशिप आप तय करोगे, प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखोगे, कब उसका लॉन्च होगा मार्केट में, ये सभी में डिसीजंस आप लेने वाले हो। क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स के साथ आप क्लोजली कॉन्टैक्ट कर पाते हो, बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन्ड। डिसएडवांटेजेस क्या रहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर मतलब है कि बिजनेस कोई चलाना आसान काम नहीं होता है, स्टार्टिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो लाइबिलिटी जो आपके ऊपर आती है वो बहुत बड़े लेवल की होती है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब कह तो देते हैं कि एक इंसान जितना चाहे उतना पैसा लगा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगे। लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स, देखो ये हो सकता है कि एक पर्सन जिसको प्रोडक्ट बनाना आता है, उसने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा,
भाई प्रोडक्ट के लिए लॉन्च डेट निकालना पड़ता है, एक एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, रिलीज़ डेट निकालना पड़ता है, मैनेज करना होता है फाइनेंसेस को, और भी बहुत सारे काम होते होंगे। तो इन सबको ना मैनेज करना पड़ता है। अगर हो 4-5 लोग तो सबको अलग अलग डिवाइड कर दो, तुम ये करो तुम ये करो। लेकिन जब एक ही इंसान को करना पड़ता है ना, तो वो मैनेज करने की स्किल्स का इशू बहुत बड़ा आता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कुछ पर्सन्स जो है हार मान जाते हैं चौथे 5वें दिन। तो इट इज़ वेरी रेयर कि कोई भी इंडिविजुअल एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है और वो आखिर तक उसको चलाए रख रहा है। इट इज़ वेरी रेयर, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए एक सिंगल इंसान होना काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन स्टेट इट्स डिसएडवांटेजेस फॉर द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री का यहाँ पे मतलब है कि जिस कंट्री के अंदर वो मल्टीनेशनल कंपनी रह रही है वो, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, डज इट हैव डीमेरिट्स ऑल्सो, लिस्ट देम। देखो भाई, मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC। MNC is a business organization that operates in more than one country। एक कंट्री से ज़्यादा जहाँ पर कोई भी कंपनी रख हो तो उसे MNC कहते हैं। इट हैज़ हेडक्वार्टर्स इन वन कंट्री नोन एज होम कंट्री। हेडक्वार्टर्स का मतलब है भी ये होम कंट्री, इस कंट्री से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे इसका मेन ब्रांच है, यानी कि जो ओनर है जिसने ये शुरू किया था वो यहीं पे रहता है। मेन कंपनी यहाँ से शुरू हुई थी एंड कैरीज आउट प्रोडक्शन मार्केटिंग सर्विसेज इन अदर कंट्रीज नोन एज होस्ट कंट्रीज। और वो अपनी कंपनी की सर्विसेज अलग अलग कंट्री के अंदर बांट रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन मार्केटिंग सर्विस एक्टिविटीज़, और वो जिन कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें होस्ट कंपनीज कहते हैं। MNC यूजुअली हैव अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, advanced technology and global managerial expertise। Example of MNCs are Coca-Cola, Google, Microsoft, Samsung and Toyota। तो आप सब ये सभी तो हमारे इंडिया के अंदर भी आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे इन MNCs को, ठीक है। अब इनके फ़ायदे क्या रहते हैं? इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। हाँ जी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। MNCs bring large amount of foreign capital investments into the host country। This helps in filling the gap between saving investment, promotes economic growth। जिस भी होस्ट, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर कोका कोला कंपनी है तो वो क्या होगा, फॉरेन करेंसी आती है, ठीक है। किनके पास? एम्प्लॉइज़ के पास जो काम कर रहे होते हैं ना। अब अगर होम कंट्री अगर पैसा भेज रही है तो US से आएगा, डॉलर से आएगा, और फिर यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज़ के अंदर आएगा। तो यहाँ से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। MNC इंट्रोड्यूसेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब भाई USA के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो तो अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए हर होस्ट कंट्री में भेजेगी कि भाई इस मशीन को ले आओ, यहाँ से फ़ायदा होगा। वहाँ से क्या है, उस कंट्री के अंदर जो है नई नई टेक्नोलॉजी का आना जाना रहेगा, एडवांस प्रोडक्शन होगी एंड इम्प्रूव्ड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द होस्ट कंट्री। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, MNCs क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल। दे प्रोवाइड बोथ स्किल्स एंड अनस्किल्ड जॉब्स। देयर बाय रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। भाई कोई बड़ी कंपनी आ रही है तो वर्कर्स तो चाहिएंगे, और जहाँ पर MNC खुलेगी वहाँ पर वर्कर्स की नीड होगी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होएगा। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल। MNCs प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इम्प्रूविंग देयर टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इन द होस्ट कंट्री। भाई वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब एक मान लो कि एक पर्सन ने कोका कोला के अंदर ट्रेनिंग ली, 5 साल उस कंपनी के अंदर काम किया। अब वहाँ से वो पर्सन सिर्फ एक जॉब ले छोड़ के नहीं निकला है, 5 साल बाद मान लो उसने रिज़ाइन कर दिया किसी कारण से। अब उसके पास कुछ मैनेज करने की एक नई वो टेक्नोलॉजीज़ होगी, नई नई स्किल्स होंगी उसके अंदर, जो और कहीं जाके भी वो लगा सकता है, जिससे उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
Increases in exports and foreign exchange earnings. MNCs often produce goods for export markets, which helps in increasing exports and earn foreign exchange for the host country. अब भाई जो है इन्होंने ये ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा चलता रहता है इनका, तो वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी तो बहुत ज़्यादा काम करेगा ना, क्योंकि या तो हमारे पास से ही रहा है और कहीं और जाएगा तो वहाँ पे हमारा फ़ायदा होगा। हाँ जी, इम्प्रूव्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट देयर ऑपरेशंस। एमएनसीज हेल्प इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स। भाई एक कंपनी को इस किसी शहर के अंदर चलना है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पूरा का इंतज़ाम करेंगे ना, कि भाई लाइट अच्छे से आनी चाहिए, मशीन्स अच्छे से काम करनी चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होना चाहिए कि भाई वो टाइम पे पहुँचे, टाइम पे काम शुरू करें। तो यहाँ से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई एमएनसी खुल रही है नदी के पास, कितनी सारी नदियाँ, हमारी यमुना का तो क्या ही हाल कर रखा है उसका, तो बस आप पूछिए वही मत, कितना अच्छा जो है हाल कर रखा है हमारी यमुना रिवर का। इट इज़ सो पोल्यूटेड, इट इज़ सो पोल्यूटेड दैट इट कैन नेवर बी क्लीन। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है और होस्ट कंट्री के अंदर बिना एडिक्वेट कंसर्न के कि इन्वायरमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है। भी उन्हें थोड़ी रहना है, उनको तो बस अपना पैसा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। रिप्रेटेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मेजर प्रॉफिट इज़ अर्न बाय द एमएनसी इज ट्रांसफर्ड बैक टू होम कंट्री। भाई जो मेजर प्रॉफिट है वो तो होम कंट्री ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लोकल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू compete विद लार्ज एमएनसीज ड्यू टू देयर सुपीरियर टेक्नोलॉजी फाइनेंस। अब जो लोकल हमारी कंपनीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एमएनसीज के साथ compete करना, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्ट इनका बेटर हो लेकिन इनके पास रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं दैट ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हमारी लोकल कंपनीज जीत पाए। ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एमएनसीज में इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज इन देयर फेवर विच कैन रिड्यूस। भाई ऑब्वियस सी बात है, पावर इनके पास ज़्यादा है, इनके पास ज़्यादा है तो ये किसी न किसी एबीसी तरीके से ये अपनी बात को मनवा लेंगे गवर्नमेंट से, वो चाहे पैसा देकर बनवाना पड़े या फिर इनको जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ दोस्ती करनी पड़े, वो अपना काम करवा के रहते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टैक्स इवेजन्स। एमएनसीज में अडोप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉपर्टीज टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज टू लो टैक्सेशन कंपनीज, रिड्यूसिंग टैक्स रिवेन्यू फॉर द होस्ट कंट्री। भाई वो टैक्स बहुत कम पे करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे कंपनीज होती है वो एनजीओज खोल लेती है अपने नाम पे, उनको किसी का कोई भला नहीं करना होता, लेकिन एनजीओ दिखा के कि भाई एनजीओ में तो हम इतना पैसा लगाते हैं, हर महीने हम इतना ज़्यादा बांट रहे हैं, तो आप हमसे इतना टैक्स कैसे ले सकते हैं। एनजीओ खोल लिया या फिर इन्होंने कोई कैंपेन खोल लिया। ठीक है, या फिर कोई एक छोटा मोटा पानी का टैंकर लोगों के पास पहुंचा दिया एंड दे सेड दैट वी प्रोवाइडेड दिस मच वाटर एंड दिस मच फैसिलिटीज़ एंड वी कांट पे सो मच टैक्स एंड ऑल दैट। तो वहाँ से ये टैक्स इवेजन करते हैं और होस्ट कंट्री का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि टैक्स के बेसिस पे तो चल रहा है ना काम। Cultural and social impact. The presence of MNCs may lead to spread of foreign culture and consumerism. भाई ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कुछ तो होस्ट कंट्री को मिलेगा, लेकिन मेन जो पद है जैसे कि सीईओ पोजीशन हो गया या फिर मैनेजर हो गए कुछ बड़े लेवल के, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हो गया, चेयरमैन ऑफ द कंपनी हो गया, ये तो भाई फॉरेनर ही आएंगे ना, जहाँ की कंपनी है वहीं के लोग आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, impact on host countries. While MNCs contribute significantly to the economic growth, their activities must be properly regulated. भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो करते हैं, ये बात तो मानते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट इफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल देयर नेगेटिव इफेक्ट सच एज इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डैमेज एंड डोमिनेंस ओवर डोमेस्टिक फर्म्स में इंक्रीज। ले क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इन पर कंट्रोल नहीं किया तो उनके नेगेटिव इफेक्ट जैसे कि इनइक्वालिटी,
ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज एंड डोमिनेंस ओवर डोमेस्टिक फर्म्स में इंक्रीज, वो हमारी कंपनीज पर हावी पड़ सकते हैं। हमारी जो है सभी की सभी अगर हावी पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन रुकेगा, और फिर जो लोकल कंपनीज अगर वो नहीं बढ़ेगी तो हमारा देश ग्रो कैसे करेगा। ये एमएनसीज का ही चलता रहा तो हमारा इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। तो यही चीज़ ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ एनवायरमेंट एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ फर्म टू कीप अप टू डेट with environmental changes. What do you mean by SWOT analysis? Explain in detail its working with the help of diagram and examples. Meaning of environment analysis and diagnosis. Environmental analysis refers to the systematic study of external and internal factors that affect the functioning and performance of business organization. भाई अंदर और बाहर के फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि जो है सुनामी आ गया, तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, उसका आपके बिज़नेस के ऊपर असर पड़ेगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके बिज़नेस के ऊपर नुकसान या फ़ायदा हो। It involves identifying opportunities and threat presenting in the external environment and strength and weaknesses existing within the organizations. यानी कि आपके अंदर की कंपनी की ही कुछ वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ जो हो, ठीक है। एनवायरमेंटल डायग्नोसिस मीन्स इवेल्युएटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू एनवायरमेंटल एनालिसिस, डिटरमाइनिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द फर्म्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। यानी कि जो आपकी फर्म से इंफॉर्मेशन मिली है जिसका आपके फ्यूचर पे, आपकी कंपनी के फ्यूचर पे क्या असर होने वाला है, वो एनवायरमेंटल डायग्नोसिस होता है। ठीक है, कौन सी एनवायरमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कि भाई ओवरऑल उसका सोसाइटी पर और नेचर पर क्या असर पड़ेगा। हेल्थ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 5 साल में 10 साल में एक कंपनी का क्या गोल रहता है वो सब ऑलरेडी डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑफ अ फर्म क्या रहेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ फर्म टू कीप It is important for a firm to keep itself updated with environmental changes due to the environmental changes के साथ क्यों updated रहना पड़ता है। Identification of opportunities and threats. Environmental analysis helps firm identify new business opportunities. भाई नई business opportunities क्या क्या आ सकती है फ्यूचर में और क्या क्या threats आ सकते हैं कंपिटिटर्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकलेंगी जिससे उनका नुकसान हो सकता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, it assists management in a framework realistic effective business strategies based on the environmental conditions. Survival and growth. Firms that adopt quickly to environmental changes are more likely to survive and grow in a dynamic business environment. वो फर्म्स जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाती हैं, उनको आदत हो जाती है उन चीज़ों की, वो सरवाइव कर जाती है और फिर ग्रो भी करती है। ठीक है, आपने देखा होगा दैट कंपनी खोलना तो बहुत आसान है लेकिन उसका सरवाइव करना मार्केट के अंदर, ठीक है, चेंजेस के साथ साथ कंपनी के अंदर चेंजेस लाना, उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Competitive advantage. Continuing monitoring of the environment helps firms stay ahead of competitors. देखो, जब आप अपनी कंपनी को बार बार जो है देखते रहते हो, आपको पता है ये यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है। अगर गलत को सही करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी कंपटीटर से अहेड रहोगे। आपको पता है आपके प्रोडक्ट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का जो है एक फेस्टिवल पे सेल लगा कर एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। जब ये करते हो तो क्या होता है, आप अपनी कॉम्पिटिटर से अहेड रहते हो। ठीक है, वो काम जो भी आपकी कंपनी ऑलरेडी प्रिडिक्ट करती है और उसके बेसिस पे अपना एक एनुअलेशन करती है, तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। रिस्क रिडक्शन. एनवायरमेंटल डायग्नोसिस हेल्प इन मिनिमाइजिंग रिस्क बाय प्रिपेयरिंग द फर्म फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़. हर एक कंपनी का आपने देखा होगा इंश्योरेंस जो वो हर टाइप का होता है। एक कंपनी इंश्योरेंस भी होता है कि भाई ऐसा कोई टाइम हो गया जहाँ पर आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो गया, तो वहाँ पर आप रिस्क रिडक्शन करते हैं। बीट आप इंश्योरेंस करा रहे हो या फिर और कोई मेजर ले रहे हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, meaning of SWOT analysis. SWOT analysis is widely used as a strategic tool that helps organization evaluate their strength, weakness, opportunities and threats. Strength, weakness, opportunities and threats. Strength and weakness are internal factors
ये एक स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट में वो कितना ज़्यादा उसका वैल्यू है। वीकनेसेस क्या है भाई, ये कंपनी के अंदर की बात है, प्रोडक्ट को लेकर हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज़ को लेकर हो सकती है, आपकी स्ट्रक्चरल को लेकर हो सकती है, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर हो सकती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ फर्म्स करंट पोजीशन की भी, करंट आपकी पोजीशन क्या है मार्केट में, आप कहाँ स्टैंड करते हो, एंड हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, वो स्ट्रेटजीज जिनके आप जो है आप आगे बढ़ सकते हो। अब इनके कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्रेंथ, दीज आर इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स सच एज स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, आपकी ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्किल्ड वर्कफोर्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड गुड फाइनेंशियल पोजीशन। देखो कभी कभी होता है ना कि हो सकता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन ब्रांड की इमेज इतनी बड़ी है कि 500 की चीज़ को 50,000 में बेचा जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ ब्रांड्स होते हैं, जैसे शनैल हो गया, या फिर अब एक और लोकल ब्रांड ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया H&M। H&M में कभी कभी इतनी बकवास चीज़ें वो बेचते हैं, वी बी लाइक कि ये क्या तुम क्यों कर रहे हो, बट बिकॉज इट इज़ H&M, ये इसकी एक ब्रांड इमेज बन चुकी है कि वो क्वालिटी अच्छी पकड़ाते हैं, तो हम कुछ भी खरीद लेते हैं, वैन इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। तो ब्रांड इमेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी कि आपके पास जो भी वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी है, मार्केट में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। वीकनेसेस, ये इंटरनल लिमिटेशंस होती है, जैसे लैक ऑफ कैपिटल, भाई आपके पास कैपिटल कम है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर मैनेजमेंट एंड लिमिटेड मार्केट प्रेजेंस, यानी कि मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। अपॉर्चुनिटीज़, ये एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशंस होती है, सच एज ग्रोइंग मार्केट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ जी, थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या, कंपटीशन हो सकता है, भाई गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई तो वो थ्रेट हो गया। कंज्यूमर प्रेफरेंस, हो सकता है कि आपके कंज्यूमर्स आपकी प्रोडक्ट को आप नापसंद करते हो, तो ये कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं कंपनी को लेकर। स्वॉट एनालिसिस, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल होता है स्ट्रेंथ, ये होता है अपॉर्चुनिटी, ये होता है वीकनेस, ये होता है थ्रेट। अब वर्किंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस विद एग्जाम्पल, for example, a mobile company may have strength, strong brand image and advanced technology। हम लेते हैं सैमसंग। ठीक है, सैमसंग क्या है भाई, अगर एप्पल को कोई कॉम्पिटिटर है तो वो सैमसंग है। एंड ऑनेस्टली समटाइम्स कि सैमसंग बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देता है इंस्टेड ऑफ एप्पल। वीकनेस, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई सैमसंग के सस्ते मोबाइल तो आते नहीं, हाँ उनके सस्ते भी आते हैं, बट एक क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है, लाइक द बेस्ट क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको 1.5 या फिर 2 लाख में आता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ग्रोइंग डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स। थ्रेट, इंटेंसिव कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आज अगर आप इंडिया के अंदर एक फ़ोन की कंपनी खोलना सोचते हो तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स एग्जिस्ट ऑलरेडी करते हैं। Relationship between environmental analysis and SWOT analysis. Environmental analysis provides the necessary information about the internal and external factors. Environmental analysis भाई आपको internal और external के लिए जो एक already से वो preview दे के रखता है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, एनवायरनमेंट को लेके, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाने का मौका देता है कि भाई ये तो आपकी पॉजिटिव है, ये आपके नेगेटिव फैक्टर है, ये आपकी थ्रेट है, अब देख लो आप किस तरीके से आगे ऑपरेट करना चाहते हो। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये आना आपके एग्ज़ाम में भाई आ सकता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है आपने। मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्राइज रेफर्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म दैट इज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। भाई एंटरप्राइज वो कंपनी होती है जो चीज़ों को बनाती है। ठीक है, ये एक्चुअल इकोनॉमिक यूनिट है जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। भाई ये कंपनी है, इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये बात है एंटरप्राइज का मतलब। एंड एंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल, एक इकलौता इंसान हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया। इस इंसान के पास एक आइडिया आया, ठीक है, उसने उस पर रिस्क लिया,
ऑर्गेनाइज किया रिसोर्सेज को, मैनेज किया एंटरप्राइज को, और वो जो है उस कंपनी को अब बना रहा है, उसने ये कंपनी खड़ी करी है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग रिस्क। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, ठीक है, रिस्क लेना, नई नई जगह पे जाना, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। ये तीनों सिमिलर है लेकिन अलग अलग चीज़ है। ठीक है। रिलेशनशिप क्या है तीनों के बीच में? द एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इनिशिएट्स द बिजनेस। भाई ये तो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, इसके पास आइडिया आया था, इसने कैपिटल लगाया था, इसने रिस्क लिया था, कंपनी इसकी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ विच द एंटरप्रेन्योर अप्लाई स्किल्स। अब भाई कंपनी तो इसने चला दी, लेकिन अब जो स्किल्स और आइडियाज़ इसके अंदर वो और लगाएगा उस कंपनी को और अच्छा बनाने के लिए। और एंटरप्राइज वो कंपनी है जिसके ऊपर ये सब काम हो रहा है। ठीक है। इस एंटरप्राइज का ओनर है एंटरप्रेन्योर, और इसके ऊपर जो एफर्ट लगाया जा रहा है वह एंटरप्रेन्योरशिप। In other words, without an entrepreneur, there is no entrepreneurship, and without entrepreneurship, there is no enterprise. All three are interdependent. भी एक दूसरे पे interdependent है। अब कितनी तरह की होती है? एक business entrepreneurship होती है। It involves starting and managing a business enterprises for profit. भाई आपका काम है, आपने एक कंपनी खोली है प्रॉफिट कमाने के लिए, सभी खोलते हैं, right? Includes manufacturing unit, training firms, and service businesses. Industrial entrepreneurship, this focuses on setting up industrial units engaged in manufacturing and production of activities. Social entrepreneurship, it aims at social problems such as, social entrepreneurship का मतलब है कि भाई आप देश के फायदे के लिए कुछ आइडिया लेके आते हो कि भाई देश के अंदर गरीबी कैसे कम करें, हेल्थ कैसे बढ़ाए लोगों की, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करें। ठीक है। जैसे बहुत सारे कुछ सेल्फ क्लेम्ड क्लीनर्स होते हैं ना, दैट दे क्लीन द रिवर्स, दे क्लीन स्ट्रीट्स। ठीक है। तो ये कुछ कैंपेन चलाते हैं, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, it is based on innovation technology such as startups in IT, biotechnology and digital platforms. Digital platforms और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जैसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना और उनके अंदर नए नए इनोवेशंस लेके आना। कि भाई मान लो कि फ़ोन तो बना दिया, लेकिन अब एप्पल को अगर वही चीज़ हर बार नया करके बेचना है तो कुछ तो एक दो चीज़ तो नया लाना पड़ेगा ना। तो वही एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इन्वॉल्व स्मॉल बिजनेसेस विद लिमिटेड कैपिटल एंड लोकल ऑपरेशन सच एज स्मॉल शॉप्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि भाई शुरुआत छोटी सी चीज़ों से हो रही है। ठीक है। आप जो है ओयो का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, दैट ओयो जो है वो स्टार्टिंग में एक छोटा सा ही तो था, वो कि वो होटल्स के अंदर जाके क्लीनिंग करता है और वहाँ पे अच्छा अच्छा वो प्रोवाइड करता है, लेकिन आज ओयो एक कितना बड़ा ब्रांड है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इट रेफर्स टू द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इनोवेशन एंड ग्रोथ। भाई एक कंपनी के अंदर ग्रोथ करना, ठीक है, प्रोडक्ट बने हुए को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल, दिमाग लगाओगे तो कुछ नया और बना पाओगे। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, आप अपना डेवलपमेंट ही नहीं, आप रीजनल डेवलपमेंट यानी कि अपनी कम्युनिटी को भी डेवलप कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के 4 कौन से हैं? मेक इन इंडिया लॉन्च इन 2014 में ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये किस लिए बनाया गया था? मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों देखा गया? ये देखा गया कि इंडिया ना कंज्यूमरिज्म में 1 नंबर पे है। बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, हम बस लिए जा रहे हैं, हम सोसाइटी को कुछ दे नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को चलाया गया, जहाँ पर जो है एम्स एंड एनकरेजेस डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये सभी कंपनीज को इनवाइट करता है कि आप इंडिया के अंदर आके हमारे प्रोडक्ट्स बनाइए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ताकि हम दे पाए, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। 4 पिलर कौन से हैं? न्यू प्रोसेसेस। द 4 पिलर फोकसेस ऑन द सिंप्लीफाइंग बिजनेसेस, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स। इट इंक्लूड्स लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस एंड रिडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स टू encourage द एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा,
The program emphasizes the development of modern infrastructure such as industrial corridors, स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाता है, जिसके अंदर गुड़गांव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि कंपनीज आके इन्वेस्ट करें। नई नई सेक्टर्स बनाए गए हैं। आइडेंटिफाई सेवरल प्रायोरिटी सेक्टर्स सच एज ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओपनिंग दीज सेक्टर्स टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प। ये जो है अब इन सेक्टर्स में आकर जो दूसरी कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। वहाँ से एक बार हमारे पास कैपिटल ज़्यादा आएगा और हमारे अंदर जो है कंज्यूमर भी हमारे पास बढ़ेंगे। नया माइंडसेट। दीज पिलर रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट ऑन द गवर्नमेंट्स रोल फ्रॉम अ रेगुलर टू फैसिलिटेटर। हाँ जी, न्यू माइंडसेट। तो गवर्नमेंट एम्स टू वर्क इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है कि तो हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम नई नई इंडस्ट्रीज़ लेके आओ, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स एंड देयर रोल इन द स्टार्टअप्स। एंजल इन्वेस्टर आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, who invest their own funds to start up at an early age। अर्ली एज से ही जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट दे प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस, मेंटोरशिप एंड बिजनेस नेटवर्क्स टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। हाउ एंजल इन्वेस्टर्स कैसे स्टार्टअप करते हैं? अर्ली एज फाइनेंस। एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड सीक कैपिटल फ्रॉम व्हेन स्टार्टअप्स फाइंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक्स। जब किसी भी स्टार्टअप कंपनी को कहीं से भी लोन वगैरह मिलना मुश्किल होता है तो वो प्रोवाइड करते हैं मैनेजरियल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करते हैं। एक्सेस टू नेटवर्क। एंजल इन्वेस्टर्स कनेक्ट स्टार्टअप्स विद पोटेंशियल कस्टमर, सप्लायर्स एंड फ्यूचर इन्वेस्टर्स। भाई इस पर्सन के पास एक अच्छा खासा नेटवर्क है और इसके पास कैपिटल भी है, लेकिन इसके पास कोई आइडिया नहीं है। इस पर्सन के पास आइडिया है लेकिन और कुछ नहीं है, तो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे का फायदा करेंगे। रिस्क शेयरिंग। बाय इन्वेस्टिगेट इनोवेटिव आइडियाज, एंजल इन्वेस्टर्स शेयर द बिजनेस रिस्क, एनकरेज एंड entrepreneurship, encouraging innovation, support enables startups to develop new products। और वहाँ से फिर अपनी नई नई एंटरप्राइजेस वो खोलना स्टार्ट करते हैं। लिंक बिटवीन मेक इन इंडिया एंड एंजल इन्वेस्टर्स। सपोर्ट क्रिएटिव इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखो भाई, मेक इन इंडिया एक जो है एक ये एक संविधान नहीं कहेंगे इसको, एक वे कहेंगे कि इस तरीका है इंडियन चीज़ों को प्रमोट करने का। और एंजल इन्वेस्टर्स वो इंसान होते हैं जिनके पास कैपिटल है, नेटवर्क है, सब कुछ है। तो जब एक दूसरे की ये हेल्प करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। हाँ जी, तो यहीं पे हमारा समाप्त होता है ये वाला। अब हम आगे चलते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस। Sociocracy and democracy at workplace. Explain the ideas of diversity at workplace in brief. How is it relevant for a contemporary organization? How does an organization with lack of diversity suffer? Okay, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Sociocracy. Sociocracy is a system of organization governance based on the consent-based decision making, where decisions are taken after considering all the views of all members and ensuring that no one has a reasoned objection. It emphasizes collaboration, equality, collective responsibility. देखो, सोशियोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर 5 लोग हैं, सबका पूछा जाता है अभी आप क्या कहना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ अ मेल, फीमेल, किसी भी प्रकार का ट्रांसजेंडर, किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान हो, हर एक पर्सन को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है। कंपनी के अंदर एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर हो, वो सब एक दूसरे का मानकर मिल के चलते हैं कि सबका विकास हो, ठीक है। सबका एक कंपनी जो है उसको सबका माना जाता है, ये सब सबकी कंपनी है, तो सबका डिसीजन पूछा जाता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर सबका देख दाख के फिर डिसीजन लिया जाता है, और फिर ये मेक श्योर किया जाता है कि भाई किसी भी मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो उससे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस ऑन द अदर हैंड इज अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू वोटिंग और मेजोरिटी रूल। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस का मतलब है भी वोटिंग होती है कि भाई आप किस डिसीजन को सपोर्ट करते हो, ठीक है। मेजोरिटी रूल लगता है भाई जो भी डिसीजन मेजोरिटी सपोर्ट करेगी वही चलेगा। अब डिफरेंस क्या रहेगा? डिसीजन मेकिंग, कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, सबका चाहिए, मेजोरिटी वोट रहेगा। फोकस, कोलैबोरेशन एंड हार्मनी, भाई सभी वर्कर्स के बीच में हार्मनी रहे, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन बना रहे,
एक काम अच्छे से हो, मिलके हो। यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन एंड मेजोरिटी रूल। भाई रिप्रेजेंट कौन कर रहा है और मेजोरिटी क्या कहना चाहती है। माइनॉरिटी ओपिनियन प्रोटेक्टेड एंड कंसीडर्ड, माइनॉरिटी को भी कंसीडर किया जाता है, मे बी इग्नोर, उनको इग्नोर किया जाता है क्योंकि मेजोरिटी की चलती है। स्पीड ऑफ डिसीजन स्लोअर बट इंक्लूसिव, धीरे हो सकता है लेकिन इंक्लूसिव रहेगा, यानी कि ओवर द टाइम उसका फ़ायदा ही होगा। फास्टर बट मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन, ये डिसीजन तो फास्टर होगा लेकिन एम्प्लॉयज़ के बीच में ही डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। वर्क प्लेस रिलेशन कोऑपरेटिव है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे से compete करते हैं। Sociocracy promotes deeper participation and trust, while democracy ensures representation and efficiency. Sociocracy जो है वो deeper participation और trust build करती है कि सभी जो employees हैं वो एक दूसरे को understand करें, उनका point of view क्या है और एक दूसरे को समझें। ठीक है। डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, लेकिन जीतेगा तो वही जो मेजॉरिटी में है। ठीक है। Meaning of diversity at workplace. Diversity at workplace refers to the presence of differences among employees in the gender, age, caste, religion, ethnicity, education, skills, culture, perspective. It recognizes the values, individual differences and promotes inclusion. देखो इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर जेंडर, हर कास्ट, हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और इंक्लूजन करते हैं कि भी सभी एक दूसरे के ट्रेडिशन को समझे, एक दूसरे को समझे और आगे बढ़े। ठीक है। अब रेलिवेंस ऑफ डाइवर्सिटी फॉर अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी बढ़ती है, अलग अलग आइडियाज़ अलग अलग तरह से आते हैं। ठीक है। तो एक नया आइडिया आएगा, लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, वेरिएंट पर्सपेक्टिव रिजल्ट इन मोर बैलेंस्ड एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आपको किसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता जो मार्केट में आई हुई है, तो आप जो है ट्रेडिशनल वे में चलते हो, लेकिन एक पर्सन है आप ही की कंपनी में जिसे वो टेक्नोलॉजी पता है, आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और कंपनी का भी फायदा होगा। राइट। इनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। भाई और इमेज तो बढ़ती ही है दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, when it doesn't matter whether you have a caste, age differences, it is beneficial for all. Better market understanding, a diverse workforce helps organization understand the serve diverse customers. अलग अलग तरह के आपकी कंपनी के अंदर लोग हैं और आपके कस्टमर्स भी अलग अलग तरह के हैं, तो आप एक अच्छे से आप समझ पाओगे कि आपकी कंज्यूमर की नीड क्या है, क्योंकि उसी तरह के लोग आपकी कंपनी में भी हैं। अगर सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो वहाँ से आप कलेक्टिवली एक अच्छा और नया डिसीजन ले पाएंगे जिससे सबका फ़ायदा होगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, इंक्लूसिव वर्क प्लेस इम्प्रूव्स मोरल एंड रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। ओके, वेरी नाइस। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग डाइवर्सिटी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी नहीं होती, एक ही प्रकार के लोग होते हैं, वहाँ पे कमियाँ क्या क्या होती हैं। लिमिटेड इनोवेशन, भाई कोई नई सोच वाला तो है ही नहीं, सभी के सभी एक ही प्रजाति के लोग हैं तो सेम ही सोच रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नए आइडिया आ जाएंगे। राइट। पुअर डिसीजन मेकिंग भी कुछ खास नहीं रहता है। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। ठीक है। और नेगेटिव पब्लिक इमेज भी अच्छी नहीं रहेगी। फिर डिफिकल्टी इन ग्लोबल ऑपरेशंस। Explain the differences between traditional and modern organizational structure. Explain in detail various type of traditional structures taking support on diagrams. Okay, 9th क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं अब आपसे वो 3 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जिनकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है प्राप्त कर पाएंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। डिफाइन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है उसको डिफाइन करो। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स का क्या रोल है, ठीक है, और वो किस तरह से मदद करते हैं, हाउ डू दे हेल्प द गवर्नमेंट। ठीक है। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्वॉट। ठीक है। तो ये आपके सभी के सभी क्वेश्चन हैं। अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल फ्रेमवर्क दैट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन चैनल्स, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। ठीक है। देखो हम मेन डिफरेंसेस पे आते हैं। नेचर, रिजिड और फॉर्मल होता है ये। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर रिजिड और फॉर्मल होता है क्योंकि पहले के टाइम पे
वही पुरानी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी तो कुछ नया इन्वेंट नहीं कर पाते थे। फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव, भाई काम बेसिकली आप जॉब कर रहे हो तो आपका क्या काम क्या है भी, आपको अपना डेली वर्क कंप्लीट करना है, 8 घंटे का मान लेते हैं, तो ये तो होते भी 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम पूरा करके जाओ। इनका मानना है कि भाई दिन में कभी भी आ जाओ, बस अपना काम पूरा करके जाओ। अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। कम्युनिकेशन वर्बल होता है, टॉप टू डाउन की, पहले चेयरमैन बताएगा कुछ काम, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर एक्सेट्रा। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऊपर नीचे कैसे भी जा सकता है। डिसीजन मेकिंग स्लो है, यहाँ पे फास्टर है। इनोवेशन लिमिटेड है, एनकरेज्ड है। एम्प्लॉय रोल नैरो एंड फिक्स्ड है, यहाँ पे मल्टी स्किल्ड एंड डायनेमिक होता है। अब देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा, जनरल मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर वर्कर्स। मेरिट्स क्या होती है, क्लीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका पता होता है किसका क्या काम है और वही वो करेगा, सिंपल एंड ईजी टू मैनेज। डीमेरिट्स क्या रहता है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज नहीं होते एंड हैवी बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल, जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग। मेरिट्स क्या रहेंगे, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डीमेरिट्स क्या कहेंगे, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा उनका कम होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द की फैक्टर्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। तो a learning organization is an organization that continuously creates, acquires and transfer knowledge and modifies its behavior to reflect new knowledge and insights। देखो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वही वो टाइम के साथ साथ सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ नया आता है तो वो भी कर रहे हैं। की फीचर्स क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस लर्निंग कल्चर, लर्निंग कल्चर कंटिन्यूस रहता है। एम्प्लॉयज़ को नई स्किल सिखाई जाती है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज शेयरिंग। वो क्योंकि डाइवर्सिटी होती है तो अलग अलग प्रकार के लोग नई नई चीज़ें सिखा पाएंगे, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आएगी लोगों के अंदर। टीम लर्निंग, टीम एक साथ मिल के लर्न करेंगे, सिस्टमैटिक थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी टू चेंज को एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। केस स्टडी, गूगल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, गूगल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, गूगल आप सब जानते होंगे, गूगल एक ऐसी कंपनी है जो अपनी वर्कर्स के लिए इतना ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखती है। इनफैक्ट इट इज़ अ ट्रैप दैट दे डोंट वांट कि उनका एम्प्लॉय कहीं और जाए, वो वहीं पे खाना अच्छा अच्छा प्रोवाइड करते हैं, स्लीपिंग प्रोवाइड करते हैं, गेम्स प्रोवाइड करते हैं कि आपका मन है सो जाओ, और अगर आपको कुछ भी नया आइडिया आता है तो हम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। दे जस्ट वांट कि नए आइडियाज उनके पास से ही आए। ठीक है, हाँ जी। रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल, ये नई नई इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना। इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट को, एरर को कम करता है। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छे से डिसाइड कर पाते हो आप। इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अब अच्छी आ गई है तो आप प्रोडक्ट भी अच्छा खासा कर पाएंगे। इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल रीच। लिंक क्या रहेगा, लिंक रहता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इनहेंस लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो यही से आपका ये खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ऑल द बेस्ट।